तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद के चरण हैं, हमने बताया कि इसे अहिंसात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुख्यतः इसके 3 चरण हैं। ठीक, कौन कौन से 3 चरण हैं? उसको भारत में राष्ट्रवाद के मुख्यतः अहिंसात्मक अहिंसात्मक का मतलब बिना हिंसा के अगर देखा जाए तो लगभग जो है 3 चरण माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है उदारवादी चरण। क्या? उदारवादी चरण, जिसका समय रहा है 1885 से लेकर के 1905 के बीच, जिसे नरमपंथी कहा जाता था। ठीक, इसके बाद दूसरा जो चरण माना जाता है वो उग्रवादी राष्ट्रवादी माना जाता है। ठीक, उग्रवादी, अगर इसमें राष्ट्रवादी शब्द न जोड़ा जाए तो ये उग्रवादी या आतंकवादी, कई बार यूपीएससी की परीक्षा में एक बार बहुत पहले पूछा गया था कि उग्रवादी आतंकवादी जो लोग थे इनका देश की राष्ट्रवाद के जन्म में, मतलब देश के राष्ट्रवाद का जो उत्पन्न होने में क्या योगदान रहा है। तो बल्कि लोग इस प्रश्न को लिखने की बजाय कई बार ये प्रश्न उठाए कि जो लोग देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिए हैं उनको हम आतंकवादी क्यों बोलें। तो उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें बाद में राष्ट्रवादी जोड़ देने से इस शब्द की पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव फॉर्म बदल जाता है। ठीक, तो उग्रवादी राष्ट्रवादी जो 1905 से लेकर के 1919 तक चला, जिसे हम गर्मपंथी भी कहते हैं। आगे की तरफ भी इस पे हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो चरण था वो गांधीवादी युग का चरण था, जो 1919 से लेकर के 1947 तक चलता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के चरण कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 3 चरण हैं। पहला उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक रहता है। उग्रवादी चरण राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1919 तक। फिर गांधीवादी युग का चरण जो है 1919 से 1947 के बीच तक रहता है। इन दोनों के बीच हिंसक चरण आते हैं। एक प्रथम हिंसक चरण आता है, दूसरा चरण आता है जिसे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बोलते हैं। क्या? क्रांतिकारी अगर इनको बोला जाएगा तो ये शब्द निगेटिव में जाएगा। ठीक, लेकिन इसके साथ राष्ट्रवादी जोड़ा जाता है। राष्ट्रवाद यानी देश की प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ठीक, देश की सेवा के लिए। तो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का दूसरा चरण रहा है। ये दो चरण है, इसलिए 5 चरण मिलकर बनते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक चला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, नरमपंथी थे। नरमपंथी का मतलब अपने विचार से उदारवादी थे। इन्होंने अपने मन के अंदर ये बसा लिया था कि जो ब्रिटिश है, सरकार है, ठीक, जो हम जिनके अधीन हैं वो हमें उपनिवेश अपना बनाए हैं, तो ये मानते थे कि वो हमारी बात को सुनेंगे, वो अपनी तरफ हमें भी विकास के रास्ते पर ले चलेंगे। ठीक, इनको विश्वास नहीं होता था कि वो भारत को एक उपनिवेश की तरह बना करके बस व्यापार संपन्न कर रहे हैं। उदारवादी चरण के लोग मानते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नर जनरल या ब्रिटिश हुकूमत हमारी बातों को मानेगा और हमारे अधिकार जो हैं उसको संवैधानिक तरीके से देगा। इस संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते थे और मांगते थे। ठीक, पहले उनको एक आवेदन पत्र, एक प्रार्थना पत्र के रूप में दिया जाता था। फिर नहीं सुनते थे तो स्मरण पत्र के रूप में दिया जाता था। फिर नहीं सुनते थे तो फिर दूसरे पत्र के रूप में उन्हें डायरेक्ट मिल करके दिया जाता था नेताओं के द्वारा। फिर साथ में एक बार सामने होते थे, जब नहीं होते थे तो उसके लिए एक आमरण अनशन की तरीके से नरमपंथी लोग ये उदारता के साथ अपने अधिकारों को मांगते थे, जो कि एक संवैधानिक था, लिखित रूप से मांग करते थे। ठीक, ये 1885 से 1905 के बीच उदारवादी चरण चला है। इनके विषय में हम आगे विस्तृत फिर पढ़ेंगे। अभी फिर आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि इसी के बीच में उग्रवादी राष्ट्रवादी भी 1905 में चलता है, उसके बीच में ही क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आ जाता है। यानी कुछ क्रांतिकारी युगों का पहले, जिसमें सूर्यसेन है, ठीक, खुदीराम बोस हैं, ठीक, और तमाम तरीके के लोग जो हैं वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के प्रथम चरण में ही इसकी लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, और इनको फांसी की सजा दी जाती है।
फिर उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण स्टार्ट होता है 1905 से 1919 के बीच, जिसे गर्मपंथी कहा जाता है। इसी में लाल बाल पाल जो लोग थे, कौन? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये लोग इसी में सम्मिलित थे। ये मानते थे कि आज़ादी लड़ाई से आएगी, ठीक है। ये इन्होंने जो राष्ट्रवादी उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे, नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, इनकी बातों से वो नाराज हो चुके थे। वो कहते थे कि इनके सामने प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनसे लड़ने की कोशिश करना है। ये हथियार के बल पे लड़ते हैं तो इनसे हथियार से लड़ना है, बस। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे गांव घर में जब भी बड़े बुजुर्ग से अगल बगल से कहीं झगड़ा होती है तो जो युवा वर्ग है, इसमें युवा वर्ग अधिकतर थे, ठीक। युवा वर्ग हमेशा लड़ाई झगड़े से किसी भी मामले को शांत करना चाहता है। बगल के पड़ोसी में झगड़ा होगी तो पहले युवा वर्ग सीधे कहता है कि मार दो, खत्म हो जाएगा, फिर न रहेगा न बवाल होगा, डायरेक्ट लड़ाई करने की कोशिश में आता है। लेकिन वहीं बड़े बुजुर्ग, जब पढ़े लिखे लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसका सम्मान के साथ बहुत शांतिपूर्ण समझौते से उसको शांत कराना चाहते हैं, उस मामले को हल निकालते हैं। तो ये उदारवादी चरण के जो लोग थे, समझदार थे, उस शांति व्यवस्था कायम करके आज़ादी को पाना चाहते थे। उग्रवादी विचारधारा के लोग लड़ाई करके अपने अधिकार को पाना चाहते थे, देश की स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये है गर्मपंथी में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे लोग इस दल में शामिल थे, जिसे उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। अगर इन्हें उग्रवादी हम कहेंगे तो निगेटिव में जाएगा, ठीक, लेकिन इनके साथ राष्ट्रवादी जोड़ना है। उग्रवादी का मतलब आतंकवाद से हो जाएगा, ठीक, जिसका चरण 1919 से 1905 से 1919 के बीच रहा, जिसे गर्मपंथी कहा जाता है। ये सरकार के जिस प्रकार से रवैये हुआ करते थे उसी प्रकार से भी जवाब के साथ बात करते थे। इनका मानना था कि सरकार के आगे हम प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र कुछ भी दे देंगे, वो हमारे अधिकारों को नहीं देंगे, उनसे लड़ना पड़ेगा और लड़ करके हम अपने अधिकार को, अपने स्वराज्य को लेंगे, ठीक। इसके बाद बीच में फिर हिंसक चरण आता है, जिसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चरण कहा जाता है। ये दूसरा चरण था, पहला चरण इधर था, ठीक। दूसरा चरण ये है जिसमें आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल रोशन, ये आदि लोग जिसमें सम्मिलित रहे और अपने प्राणों के बलिदान दिया। ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। एक हिंसक चरण जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का दूसरा चरण, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारे देश के इतिहास को स्वर्णिम युगों के अक्षरों में दर्ज कराया है। तो ये हिंसक चरण का जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का दूसरा चरण रहा है, इन्हें हम केवल क्रांतिकारी नहीं कह सकते, इनके साथ राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया, ठीक। तो इन्होंने जो एक स्वर्णिम अध्याय है, इसमें जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और तमाम उनके जो क्रांतिकारी साथी थे, इन्होंने भारतीय इतिहास को एक स्वर्णिम युग की तरफ मोड़ा है और एक स्वर्णिम युग भी है। इसके विषय में हम आगे की तरफ अध्ययन करेंगे। फिर हम गांधीवादी युग के बारे में पढ़ते हैं 1919 से 1947 ईस्वी के बीच। आप देखेंगे कि 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आएंगे, दक्षिणी अफ्रीका से, और इसके बाद 1916 से वो चंपारण, जहाँ पर नील विद्रोह से, ठीक, चंपारण आंदोलन से वो चर्चित होंगे और खेड़ा सत्याग्रह करने के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, रॉलेट एक्ट के बाद वो और चर्चित हो जाएंगे। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन जहाँ से स्टार्ट होता है, महात्मा गांधी का नाम वहाँ से स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी का एक युग रहा है जिसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण देश की आज़ादी में भूमिका निभाई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि केवल महात्मा गांधी के बलिदानों से ही देश में आज़ादी आई है। तमाम जो ये हिंसक चरण रहे हैं दोनों में, सूर्य कुमार सेन और भी तमाम लोगों ने जो बलिदान दिया है इसके लिए, खुदराम बोस जैसे लोगों ने, उनकी भी इस देश में कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए
योगदान रहा है। तो हम इन एक एक चरणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर गांधीवादी युग का जो चरण है इम्पोर्टेंट हो जाता है आधुनिक भारत के इतिहास में, क्योंकि कई कंपटीशनों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और भी तमाम परीक्षाओं में जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें इनकी आलोचनात्मक व्याख्याएं की जाती हैं कि महात्मा गांधी का जो राष्ट्रवाद के उत्पन्न होने का कारण रहा है, इनकी इनके योगदान के साथ साथ इनके आलोचनात्मक विषय क्या रहे हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उन विषयों पर भी रखा जाएगा सभी तथ्य, ठीक, कहाँ कहाँ पर नरमपंथी उदारवादी विचारधारा के लोग क्या किए, कहाँ कहाँ पर उग्रवादी राष्ट्रवादी के लोग जो थे इन विचारधाराओं के लोगों ने कहाँ क्या गलतियाँ की, इन सारे विषयों को लेकर के हम एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा है यानी स्वतंत्रता का संघर्ष, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष जो रहा है, ठीक, इसके चरणों को पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। आज तक अभी तक हमसे जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।